हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में। जो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल में एग्जाम द्वारा वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चनों का आप लोगों को क्या जवाब बताना होगा ताकि आपका वाइवा और प्रैक्टिकल पूरी ही क्लास में सबसे अच्छा हो। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको फिजिक्स के प्रैक्टिकल में से 30 नंबर पक्का मिले, ठीक है, तो इसके लिए बच्चों एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो वाइवा में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं और सभी क्वेश्चनों के मैं आंसर भी बताऊंगा और बहुत ही आसान आंसर होंगे। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन बच्चों देखते देखते याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, आपसे पहला क्वेश्चन पूछाएगा गॉस की पिरामिड बताइए। देखिए, ये जो गॉस की पिरामिड है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन वहां पर तो आपसे हो सकता है कि प्रूव करना आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे गॉस की पिरामिड को पूछा जाएगा तो आपको इस गॉस की पिरामिड का स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, यानी गॉस ने क्या स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो वो आपको बता रहा हूँ, आपको भी यही बताना होगा। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है सुनिए। गॉस की पिरामिड है बच्चों, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है बच्चों φe। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश यानी Q का 1/ε0 गुना होता। बस ये स्टेटमेंट आपको बताना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए क्या गॉस की पिरामिड का स्टेटमेंट है। देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φe, जो φe क्या बच्चों वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस आपको इतना करना है, आप लोगों को बस इतना आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जाएगा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपसे कह सकता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा आपको बताना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्यों, फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बच्चों होता है E=F/Q0 होता है। क्या होता है बच्चों? F/Q0 होता है। ठीक है, डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं, इसकी परिभाषा भी याद कर सकते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा बच्चों ये है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इस ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मात्रा क्या बनेगा? डिपेंड करता है, देखो ई क्या पे डिपेंड कर रहा है? एफ यानी फोर्स और Q0 मतलब आवेश। तो जो एफ है, जो बल है, बल का मात्रा बच्चों क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, और जो आवेश है, आवेश का मात्रा बच्चों कूलाम होता है। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रा होता है बच्चों क्या होता है? वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम आपका मात्रक हो गया किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। परिभाषा पूछी जाए वो भी आप बता सकते हैं, मैंने आपको बता दिया क्या है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और ये एक सदिश राशि है, अगर आपसे इसकी डायरेक्शन पूछ ली जाए तो। ठीक है, दिशा क्या होती है? प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर होती है, अगर आपसे दिशा अगर पूछी जाती है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 है, आवेश का मात्रक बताइए। तो आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम। क्या होता है? आवेश का मात्रक आप रखेंगे कूलाम। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका मान आपको बताना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी वैल्यू होती है E=-1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर पूछा जाए तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। अगर आपसे प्रोटॉन के लिए पूछ लिया जाए तो प्रोटॉन पे भी देखो बच्चों चार्ज इतनी होता है। प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, लेकिन वैल्यू वही होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो प्रोटॉन पर अगर आवेश पूछा जाए तब मान वही है। देखो जो मान ये है वही मान बच्चों ये है, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे बच्चों ये पॉजिटिव होता है। समझ मारा? क्योंकि विद्युत आवेश दो ही प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है बच्चों ऋणावेश और प्रोटॉन पर होता है धनावेश, और लेकिन जो मान है वो बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इसका जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है वो अलग अलग। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ तक बच्चों आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोगों से मुझे अपनी मेहनत का इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री वाले के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किरचॉफ का पहला नियम बताइए। किरचॉफ का पहला नियम को बच्चों हम धारा नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम है इसको हम धारा नियम या फिर संधि नियम के नाम से भी जानते हैं। क्या है देखिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसका जो आंसर वो है
वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फार्मूला ये इसका बनता है, थोड़ा सा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, सिग्मा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि किरचॉफ का पहला नियम क्या, तो आप बताएंगे वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है। क्लियर हो गई मेरी बात आप लोगों को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ती धारा क्या होती है? जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या होती है, इसका समीकरण आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं प्रतिवर्ती धारा क्या होती है। देखो, प्रतिवर्ती धारा बच्चों वह धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा, देखिए मैं इसका थोड़ा ग्राफ आपको समझा रहा हूँ। ग्राफ ये प्रथम आधे चक्कर में पॉजिटिव, दूसरे चक्कर में नेगेटिव होती है। ये भाग पॉजिटिव और ये भाग नेगेटिव है। फिर से देखो पॉजिटिव और फिर से ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग? तो ये किसका ग्राफ है? ये एसी करंट का ग्राफ है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या बनी? देखो, प्रतिवर्ती धारा परिभाषा बच्चों वह धारा जिसका परिमाण व दिशा लगातार चेंज होते रहते हैं और एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और उसी परिमाण की पुनरावृत्ति होती है, क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? समझ में आ रहा है? तो एक बार फिर से बता, देखो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा, क्योंकि देखो प्रथम आधे चक्र में पॉजिटिव, ठीक है, दूसरा चक्र में नेगेटिव, यानी इसका मान भी चेंज हो रहा है, पहले प्लस फिर माइनस। ठीक है, दिशा भी चेंज हो रही है, पहले ये ऊपर की ओर है, फिर इसके ग्राफ ये नीचे की ओर को आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं और एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण व उसी दिशा की पुनरावृत्ति होती है, प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। समीकरण आपसे पूछा गया है, तो प्रतिवर्ती धारा का समीकरण होता है बच्चों आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है। ऐसी प्रतिवर्ती वोल्टेज का होता है। अगर प्रतिवर्ती वोल्टेज का आपसे पूछा जाए तो प्रतिवर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? जहां वी नॉट क्या है, इसका शिखर मान है, जिसे हम धारा का आयाम या वोल्टेज का आयाम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संधारित्र क्या होता है, इसका उपयोग बताओ। संधारित्र यानी कैपेसिटर क्या होता है? ठीक है, देखिए संधारित्र क्या मैं आपको बताऊं। देखो, संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालकों का, संधारित्र की परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान सुने। संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालकों का ऐसा युग्म होता है जिन पर एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है और उनकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी रहती है। चलिए एग्जाम्पल समझा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास एक चालक ही है, जैसे हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा होगा। ठीक है, हम संधारित्र बना रहे हैं। ठीक है, ये तो मान लीजिए प्लस चार्ज है, इस पे क्या बच्चों माइनस चार्ज है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? मैंने बताया जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। इसमें 20 प्लस है तो 20 ही माइनस बताना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी एक प्लेट का रहती है पृथ्वी कॉन्टैक्ट में रहती है, अर्थिंग रहती है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कहलाता है बच्चों आपका कैपेसिटर यानी संधारित्र कहलाता है। उपयोग आपसे पूछे जाए तो उपयोग आपसे बता रहा हूं, संधारित्र का उपयोग है आवेश का संचय करने में, यानी कि आवेश को इकट्ठा करता है। ठीक है, ऊर्जा को संचय करने में ऊर्जा को इकट्ठा करता है। तो कम से कम दो उपयोग याद रखेंगे, आवेश का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में। संचय का मतलब इकट्ठा करने में। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये संधारित्र के दो उपयोग हैं, ऊर्जा का संचय करने में और आवेश का संचय करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है या क्या होता है, इसका ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो आपको बताना है, इसके प्रकार आपको बताने हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर बच्चों एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रतिवर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने काम आती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, जिसकी सहायता से प्रतिवर्ती धारा के, जो अपने प्रतिवर्ती धारा को अभी पढ़ा है ना, इसके वोल्टेज को चेंज करने का काम करता है। कौन? ये ट्रांसफार्मर। क्लियर आप लोग को मेरी बात? आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है तो बताएंगे ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जिसकी सहायता से प्रतिवर्ती धारा के विभव को परिवर्तित किया जाता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? और ट्रांसफार्मर बच्चों दो प्रकार का होता है, क्योंकि हम इसके प्रकार पूछे हैं। एक होता है बच्चों उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है बच्चों अपचाई ट्रांसफार्मर। एक होता है उच्चाई, दूसरा होता है अपचाई। क्लियर आप लोग को मेरी बात? आपसे पूछा कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो बच्चों ये करता है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो मैंने पूरी आपको बात बता दी। पूछा है ट्रांसफार्मर क्या होता है तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो प्रतिवर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आती है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। प्रकार आपसे पूछा जाए तो सिद्धांत पूछा जाए तो आप बताएंगे ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कूलाम का नियम बताइए। कूलाम का नियम बड़ा आसान टॉपिक है, पहले चैप्टर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है, आप बता सकते हैं, इसमें आपसे इसका फार्मूला पूछा सकता है। पहले मैं इसका स्टेटमेंट बताता हूँ, इसका फार्मूला बताऊंगा। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम बच्चों ये है कि अगर दो बिंदु आवेश हमारे पास, मान लो एक मान लो आवेश है बच्चों Q1, दूसरा आवेश मान लो Q2, एक दूसरे R दूरी पर रखे हैं। ठीक है, ठीक है, इनके बीच लगने वाला बल होता है ना, इनके बीच लगने वाला बल होगा, इसका फार्मूला F = 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं हम कूलाम नियतांक, ठीक है, और Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो ये कूलाम के नियम का फार्मूला हो गया। क्लियर आप लोग मेरी बात? ये देखिए, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला आप जरूर याद कर लें। और आप चाहते हैं इसका स्टेटमेंट भी याद कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेश के भी लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने फिजिक्स के बारे में, Q1 और ये Q2 पढ़ा होगा, ठीक है। और इनके बीच की दूरी जो होती है R ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F समानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो समानुपाती की जगह क्या आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जिसे हम कूलाम नियतांक कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये होती है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 होती है, कूलाम नियतांक की वैल्यू होती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अगर ये आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। और दोनों समीकरणों सॉल्व करोगे तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी इसकी कूलाम के नियम की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं? तो देखिए समस्थानिक बच्चों ये होते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, देखो H H H तीनों हाइड्रोजन है, तो मैंने कहा ना एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। देखो नीचे वाला नंबर परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन ऊपर का जो नंबर है, जो परमाणु भार है, वो अलग अलग है। यहाँ 1 है कि 2 है और यहाँ 3 है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। जब कार्बन के बारे में समझते हैं, देखो कार्बन देखो परमाणु क्रमांक 6, लेकिन ऊपर क्या 12 है, ऊपर क्या यहाँ पे 14 है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ 2 एग्जांपल दिए मैंने, हाइड्रोजन के और कार्बन के। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो देखो यहाँ पे देखो इसका परमाणु क्रमांक दोनों का सेम है, 6 है, लेकिन ऊपर क्या है 12 है और ऊपर क्या है आपका 14 है। तो कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इसे हाइड्रोजन कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्राइटेरियम कहते हैं। एक बार फिर से करता हूं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 4 मात्रक हैं, लेकिन कम से कम बच्चों आपको 2-3 तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो पहला मात्रक तो इसका टेस्ला है। क्या बच्चों? टेस्ला, ठीक है। अगला मात्रक है बच्चों इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा बच्चा इसका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। और चौथा क्या? चौथा बच्चों इसका मात्रक है गॉस। चौथा मात्रक क्या है? गॉस। वही मैं चलो लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। चौथा मात्रक है बच्चों गॉस है। क्लियर आप लोग में? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 4 मात्रक टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और क्या गॉस, ठीक है। तो ये 4 मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक आप बताओ। प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों ओम। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। उसको लिखा कहा जाता है बच्चों, इस टाइप से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये प्रतिरोध का मात्रक हो गया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और यही वो क्वेश्चन है बच्चों पूरी फिजिक्स के इंपोर्टेंट, जो एग्जाम द्वारा आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आए होंगे। अपनी मेहनत का एक बार फिर से कहता हूं, एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर 12th क्लास फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के सभी इंपोर्टेंट टॉपिक को हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक था। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।